चलिए इसको आप लोग करें, इसका क्या आंसर आता है फिर मुझे जरा बताइएगा। How we prepare 500 ppm sodium solution from sodium chloride NaCl salt in 500 ml वॉल्यूम। इट मींस कि हमें अप टू 500 ml उसको जो है वो करना है, और हमारी कंसंट्रेशन जो है वो 500 ppm जो है वो हमने बनाना है पार्ट्स पर मिलियन। जी इसको करें और फिर मुझे बताइए जरा। जी आमिना गिलानी ने इसका सबसे पहले आंसर दिया और उन्होंने बताया कि 50 मिलीग्राम NaCl हम लेंगे। और आमिना ये हमने 500 ml वॉल्यूम में आपने कैलकुलेट किया इसको। जी 50 मिलीग्राम जो है वो आमिना का आंसर आया। और भी जिसके आए हैं वो बता सकते हैं यहाँ पे। हम इसको यहाँ पे साथ साथ करते हैं ताकि हम देख सकें कि इसमें कैसे आप जिसको अभी तक समझ नहीं आई वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। आप लोगों ने साथ साथ इसको देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साल्ट हमारे पास कौन सा है, Na और Cl। अब Na जो सोडियम है उसका 23 एटॉमिक मास है और जो क्लोरीन है उसका 35.5 है। तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 मिलीग्राम, यहाँ पे भी मिलीग्राम और यहाँ पे भी मिलीग्राम। अच्छा जी, तो अब हम क्या देखते हैं, हमने सोडियम का देखना है तो हमें पता है कि 23 मिलीग्राम सोडियम प्रेजेंट इन किंजा ने कहा 635 मिलीग्राम आएगा। बाकी भी करें साथ साथ, अगर किसी को नहीं समझ लग रही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे बताएं। 23 मिलीग्राम सोडियम प्रेजेंट इन 58.5 मिलीग्राम NaCl। तो 1 मिलीग्राम कितने में प्रेजेंट होंगी, 58.5 डिवाइडेड बाय 23। और हमें कितनी चाहिए, हमें जो ppm की रिक्वायरमेंट है वो 500 है, तो इट मींस हमें 500 मिलीग्राम जो है वो पूरे करने हैं, क्योंकि ppm का मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर। तो हमने 58.5 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 500। तो इसका आंसर आता है 1271.73
और ये है 1000 ml में, क्योंकि हमने मिलीग्राम पर लीटर होता है इसका। तो 1000 ml रिक्वायर्ड, अगर हमने 1 लीटर में बनाना होता तो हमने यहाँ तक ही हमारा खत्म हो जाना था, लेकिन हमने चूंकि लीटर में नहीं बनाना, हमने 500 ml में बनाना है, तो 1000 ml रिक्वायर्ड 1271.73 और 1 ml रिक्वायर्ड। ये अपने माइक ऑफ रखें सारे। 1 ml रिक्वायर्ड 1271.73 डिवाइडेड बाय 1000, और हमने चाहिए 500 में 500 ml रिक्वायर जो है वो है 1271.73 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 500। इसका जो आंसर आएगा 1271 635.8 मिलीग्राम NaCl। तो अब हम इसमें क्या कहेंगे, टेक 635.86 milligram NaCl and dissolved in up to 500 ml distilled water to prepare जी। तो इसका आंसर आया था 635.86। तो इसमें जो है वो रिद्दा है, सबसे पहले जो है वो आपको बताया है किन्जा ने, ठीक है, किन्जा ने, और उसके बाद रिदा ने और मारिया ने। और सबसे पहले आमिना ने बताया था, उनका थोड़ा सा जो है वो गलत हो गया, उन्होंने, आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ से आपका जो है वो गलत हो गया। अच्छा, ये बाकी इतने ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, अराउंड 36 हो गए हैं अब। तो इन 36 में से इट मीन्स के बाकी किसी को समझ नहीं आई, या इन्होंने जो है वो ये नहीं किए, क्योंकि ये अभी तो मैंने पूरा लिख लिख के इसके ऊपर किया है। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का जो है वो 2 से 3 मिनट आपको मैक्सिमम इसमें लगने हैं इसको बताने के लिए, लेकिन आप में से किसी ने जो है वो इसको नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है? आपको मैंने कहा था कि आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है खुद से, और जो है वो फिर आपको इसका पता चलेगा। जी, हैंड रेज कीजिए जिसको इसका समझ नहीं आई अभी तक। ये इन्फिनिक्स जो है, ये आप काइंडली अपना नाम जो है वो लिखें यहाँ पे। जी, कौन से ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी भी समझ नहीं आई, जिसको समझ नहीं आई, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, फिर वहां से हम इसको समझें। अजान हो रही है, हम जरा अजान आप देखिए जरा कहाँ से समझ नहीं लग रही है इसको, तो फिर हम अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
जी बताइएगा जिसको समझ नहीं लगी, या हैंड रेज कीजिए। जिस चीज को समझ लग गया वह हैंड रेज कीजिए। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हाउ वी प्रिपेयर 500 ppm Na solution from NaCl salt इन 500 ml वॉल्यूम, तो इसको अभी हमने कैलकुलेट किया है। आप में से 3-4 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी किया है। बाकी सब स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं, ना वो ये कह रहे हैं कि हमें समझ आई है, ना वो ये बता रहे हैं कि नहीं समझ आई। तो इसलिए जिसको समझ आई है वो हैंड रेज करें ताकि हमें पता चले कि किस किस को जो है वो प्रॉब्लम है। जी हफ्सा कह रही है उनको समझ आ गई है, मिसबा को भी आ गई है। जी वकास, आप आंसर तो फिर बताते नहीं है। सईदा फातिमा भी कह रही हैं आ गई है। चलें अब हम इससे आगे चलते हैं। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे भी। इससे आगे जो है वो अब हम चलते हैं, क्योंकि अब हमने अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस बनाने हैं, जो कि हमने स्टार्ट में लिखा था कि हाउ वी प्रिपेयर। ये हमारे जो है वो Na के हमें चाहिए ताकि हम अपने फ्लेम फोटोमीटर को रन कर सकें। हमें चाहिए स्टैंडर्ड्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 सोडियम के हमें जो है वो स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। अब हमने एक जो प्रिपेयर किया है अभी एक सॉल्ट से, फॉर एग्जांपल हमने ये एक प्रिपेयर किया 500 ml में जो है वो 635.86 जो है वो NaCl डाला है, तो उससे 500 ppm सोडियम का सोल्यूशन बन गया। अच्छा अब हम जो है वो इसको, ये जो हमने साल्ट से एक 500 ppm का सोडियम का सोल्यूशन बनाया है, इसको हम कह देते हैं कि ये एक स्टॉक सोल्यूशन है। ठीक है, और स्टॉक सॉल्यूशन हमारे पास 500 ppm का जो है वो मौजूद है। अब हमने उस स्टॉक सॉल्यूशन से आगे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। ये 10 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं हमने बनाने हैं, और उसको अब हम देखेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। तो ये अभी हम जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं इन 50 ml बना लेते हैं। तो हमारे पास हमने अब जो हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन है, एक 500 ml की एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन मौजूद है जिसकी कंसंट्रेशन 500 ppm है। ठीक है, 500 ppm उसकी कंसंट्रेशन है। अब हमने उससे मजीद आके लोअर कंसंट्रेशन के, जिसमें 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50, इन कंसंट्रेशन के हमने 50 ml की छोटी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में अब हमने इसमें बनाने हैं। तो इसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस स्टॉक सॉल्यूशन में से हमने कितने ml लेना है, और फिर बाकी डिस्टिल्ड वाटर कितना करना है अप टू 50 ml, ताकि हमारी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन हैं वो बन सकें, जिसमें 10, 20, 30। अब 0 में तो हम कुछ भी नहीं लेंगे, ये प्योर डिस्टिल्ड वाटर ही होगा। तो बाकी 10, 20, 30, 40, 50 में हम कितना कितना जो है वो स्टॉक सॉल्यूशंस में से लेंगे 500 ppm के, तो उसमें फिर हमारी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो अटेन हो जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें C मतलब है कंसंट्रेशन और V मतलब है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 500 ppm कंसंट्रेशन है। जो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है वो 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 100 के जो है वो डिफरेंट 10 डिफरेंट बनेंगे। तो ये इसकी कंसंट्रेशन है।
अब इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये C1 है क्या। ठीक है, तो C1 जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन की तो जो है वो कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम V1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है कि इस स्टॉक सॉल्यूशन में से हमने कितना जो है वो वॉल्यूम लेना है। और C2 जो है वो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन को कहा जाता है, और V2 जो है वो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन का वॉल्यूम कितना बनाना है। ठीक है, तो इसको जो है वो हमें पता चल जाएगा कि C1 जो है वो स्टॉक की सॉल्यूशन को कहते हैं। सॉल्यूशन में से हम कितना वॉल्यूम लेंगे जो कि हमें फाइंड आउट करना है, उसको V1 कहा जाता है। और जो C2 V2 जो राइट हैंड साइड पे दोनों है, ये स्टैंडर्ड्स को जो है वो कर रहे हैं। अब इसमें C2 स्टैंडर्ड की कितनी कंसंट्रेशन बनानी है और कितने वॉल्यूम में बनानी है, तो इसको जो है हम फिर कहेंगे। जी हफ्सा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी हफ्सा एंड सैयदा तथीर, आप दोनों ने हैंड रेज किया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं आप। जी हफ्साज एंड सैयदा तथीर बुखारी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। इसमें अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, ये फॉर्मूला है। Recording in progress.
जी, तो हम लास्ट में थे, उसको हमने कहा था कि रिपीट कर दें। इसमें हमने सबसे पहले तो 500 पीपीएम 500 पीपीएम सोडियम का सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब हमने इसको कहा कि ये जो है वो, ये स्टॉक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इसको हमने स्टॉक सोल्यूशन जो है वो कह दिया। अब इसमें क्या है कि स्टॉक सोल्यूशन आ गया, स्टैंडर्ड्स हमें पता चल गए कि हमने इतने इतने कंसंट्रेशन के बनाने हैं, और हमने 25 ml में भी बना सकते हैं, 50 ml में भी बना सकते हैं, 100 ml में भी बना सकते हैं, जितने में भी हमने अपने वो स्टैंडर्ड्स उतनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हम उसमें ले लेंगे। तो हम यहाँ पे 50 ml वॉल्यूम जो है उसमें बना रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इसको बनाने के लिए जो है वो जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के हमने जो है वो सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है। तो उसमें जो फॉर्मूला जो लगेगा वो है C1V1 इज इक्वल C2V2। तो इसमें C1 जो है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है कि स्टॉक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो C1 जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसको हम वहां पुट कर देंगे। V1 उस स्टॉक सॉल्यूशन में से हमने कितने वॉल्यूम कितने ml वॉल्यूम जो है वो हमने लेना है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए वहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। उसके बाद जो C2 है वो स्टैंडर्ड की कितनी कंसंट्रेशन हम बनाने जा रहे हैं, और V2 जो है वो कितने वॉल्यूम में हमने वो स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना है। तो ये इसकी जो है वो फॉर्मूला होता है, और आप लोगों ने पहले इसको सुना भी होगा। और ये डिफरेंट, अगर हम मोलैरिटी का करें तो M1V1 कह देते हैं इक्वल टू M2V2, और अगर हम कंसंट्रेशन बनाने के लिए करें तो इसको हम लिख देते हैं C1V1 इज इक्वल टू C2V2। बाकी ये होता सेम ही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक को आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम 10 ppm स्टैंडर्ड को जो है वो ppm Na स्टैंडर्ड जो है वो हम प्रिपेयर करने लगे हैं। तो वो हम कैसे करेंगे। अब हमने कहा कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 जो हमने देखा कि इसको स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं, और हमारे पास स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 500 ppm है। तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय V1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। C2 जो है वो हमने देखा कि स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है। तो स्टैंडर्ड की कितनी कंसंट्रेशन है, हमने 10 ppm बना रहे हैं अभी स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। और जो V2 कितने वॉल्यूम में हमने बनाना है स्टैंडर्ड, तो हमने सारे स्टैंडर्ड अपने 50-50 ml वॉल्यूम में बनाने हैं, तो यहाँ पे हम 50 जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो V1 अगर हमारा इधर है, और इस 500 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये उसके डिवीजन में चला जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। जी सर, 1 आ जाए। 1 ml आ गया। ठीक है, क्योंकि जब हम ये करेंगे, ये ppm और ppm ये आपस में कट जाएंगे, ये वाले 10 और इनका भी यूनिट आपस में ppm है, तो सिर्फ ml हमारे पास रह जाएगा, और हमें ml की रिक्वायर्ड है। जी मिसबा, मैं बताता हूँ दोबारा। अभी हमने क्या किया कि हमने 10 ppm स्टैंडर्ड जो है वो हम प्रिपेयर करने लगे हैं। अब उसके लिए हमने स्टॉक सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास 500 ppm का मौजूद है। हमने एक फार्मूला लगाया जो कि इसमें यूज C1V1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। V1 जो है वो वॉल्यूम कितना हम लेंगे,
C2 जो है वो स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन को, और V2 जो है वो स्टैंडर्ड की कितनी कंसंट्रेशन, कितने वॉल्यूम में हम बनाने जा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। तो अब हमने इसका प्रैक्टिकली जो हमने 10 ppm है स्टैंडर्ड, वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। तो C1 मींस के स्टॉक की क्या कंसंट्रेशन है, वो हमारे पास 500 थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। V1 हमने मालूम करना है। C2 मींस के किस स्टैंडर्ड को हम बना रहे हैं, अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हम 10 का भी बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे C2 की जगह 10 लिख दिया, और कितने वॉल्यूम में बना रहे हैं वो हमने ऊपर बताया कि सबको हमने 50 ml में ही बनाना है, तो उसमें यहाँ पे 50 पुट करते हैं। तो V1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 वैसे ही आ जाएगा। चूंकि C1 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो राइट हैंड साइड पे जाके वो डिवीजन में चला जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 500, इसकी जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो V1 है हमारे पास वो 1 ml आ गया। जी, यहां तक किसी को समझ ना आई हो? जी, हैंड रेस कीजिएगा, समझ आ गई आप सबको? जी सर। चलें जी। अच्छा, अब इस 1 ml को क्या करना है हमने, कौन बताएगा आप में से? बताएं, इस 1 ml को क्या करें अब? जी, ये अब हमारे पास 1 ml V1 जो है वो आ गया है। आप में से कोई बता सकता है अब इस 1 ml, आंसर तो हमारे पास आ गया, प्रैक्टिकली हमने करना क्या है इसको? किसी को आइडिया नहीं हो रहा? अच्छा चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि V1 हमने क्या करना था, इसकी हमने कैलकुलेट करना था कि कितने हम वॉल्यूम लेंगे। अब हमारे पास 1 ml जवाब आ गया। तो अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। एक 1 ml फ्रॉम स्टॉक सॉल्यूशन, जो हमने स्टॉक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ था 500 ppm का। ठीक है, 500 ppm का हमने पहले बनाया है ना स्टॉक सॉल्यूशन, उसमें से हम पिपेट के जरिए 1 ml लेंगे। ठीक है, और उस 1 ml को एक and put it in a 50 ml volumetric फ्लास्क। उसको हम जो है वो वॉल्यूमेट्रिक 50 ml की अब हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करनी है, और जो है वो उसके अंदर हमने 1 ml जो है वो डाल दिया, और बाकी जो 49 ml है वो डिस्टिल्ड वाटर के डलेंगे। मेक वॉल्यूम अप टू 50 ml विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो ये हमारा जो अब सॉल्यूशन बनेगा, ये जिसके अंदर 1 ml स्टॉक सॉल्यूशन का मौजूद है, और 49 ml जो है वो डिस्टिल्ड वाटर मौजूद है। ये एक वॉल्यूमेट्रिक 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हमने बनाया है। इसको हम शेक करेंगे। तो ये जो अब हमारे पास बना है, ये 10 ppm का जो है वो स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास। जी, किसी को समझ ना आई हो? जी जी, डिस्टिल्ड वाटर में ही बनाना है, हमने सारे डिस्टिल्ड वाटर में बनाने हैं। सर जी जो लास्ट 2 लाइंस आपने आई। ये मैंने लिखा है कि टेक 1 ml फ्रॉम
इसको यहाँ से चले छोड़ दें आप। हमने 1 ml स्टॉक सोल्यूशन में से लेना है, ठीक है। अब हमने बनाना भी तो है ना 10 ppm, हम कैसे बनाएंगे 10 ppm। हमने जो हमारा आंसर आया 1 ml, वो असल में हमने स्टॉक सोल्यूशन में से उतनी क्वांटिटी लेनी है। तो स्टॉक सोल्यूशन हम पहले प्रिपेयर कर चुके हैं, जो कि हमारे पास है 500 ppm का, काफी ज्यादा मौजूद है, 500 ml हमारे पास पड़ा हुआ है। हमने उसमें से 1 ml जो है वो ले लेना है, और हमने एक और न्यू फ्लास्क लेनी है जो कि 50 ml की होगी। उसके अंदर हमने वो 1 ml पिपेट से जो है वो डाल देना है, और बाकी उसको अप टू 50 ml जो है वो डिस्टिल्ड वाटर से फिल कर देना। इट मीन्स कि उसके अंदर बाकी जो 49 ml है वो डिस्टिल्ड वाटर डलेगा, और वो जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है जिसके अंदर 1 ml स्टॉक सोल्यूशन का है और बाकी 49 ml डिस्टिल्ड वाटर है, वो जो है वो हमारा 10 ppm स्टैंडर्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। जी, किसी को समझ ना आई हो? जी, आ गई है समझ सबको? जी सर, इट्स क्लियर। जी सर। चलिए अब हम एक और बना लेते हैं, 20 का भी बनाना है हमने। 20 ppm Na का हमने स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन वही जो है वो मौजूद है हमारे पास, ये जो हमने पहले 500 ppm का बनाया हुआ है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही, C1V1 इक्वल टू C2V2 के जरिए ही हम इसको करेंगे। और यहाँ पे 10 की जगह हम 20 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 10 की जगह 20 आएगा। तो आई थिंक इसका आंसर भी 2 ml आ जाएगा। ऐसे ही है जी, 2 ml आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब इस 2 ml को हमने क्या करना है? अब कोई बताया आप में से, हम इस 2 ml को क्या करेंगे? सर ये 2 ml स्टॉक सोल्यूशन को 48 में डिस्टिल वाटर के अंदर डालेंगे। जी बिल्कुल, ये फातिमा ने जो है वो सही बताया है। इसमें हम 2 ml डिस्टिल वाटर, 2 ml स्टॉक सोल्यूशन में से लेंगे, और बाकी जो है उसको अप टू 50 ml हमने जो है वो कर देना विद डिस्टिल्ड वाटर। इट मींस के बाकी जो 48 ml है वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो ये फिर हमारे पास जो एक और स्टैंडर्ड बन गया, ये 20 ppm का बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम 30 ppm का भी ऐसे ही बनाएंगे, 40 का, 50 का, अप टू 100। तो हम लास्ट बना लेते हैं, वो है 100 ppm Na का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है हमने। स्टॉक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है पहले से ही, जो हम बना चुके हैं 500 ppm का। और उस अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो है वो 100 ppm कर देना है, और इसका जो है वो आंसर आएगा 10 ml। जी 10 ml चाहिए होगा। अब क्या है कि 10 ml हमें स्टॉक सोल्यूशन में से चाहिए, बाकी 40 ml डिस्टिल्ड वाटर, टोटल 50 बन जाएगा। और इस ये जो सोल्यूशन है इसको हम फिर 100 ppm सोडियम का सोल्यूशन कहेंगे। अच्छा जी, ये यहाँ तक समझ आ गई है सबको? हैंड रेज कीजिएगा। जी चलें, अब यहाँ सर तक ये समझ आ 20, गया। अच्छा एक मेरा, जी जी 20, ये सर इधर 50 ना आएगा? कहाँ पे? ये सर जहाँ पे हमने 20 जी जी मल्टीप्लाई जी 1। जी जी, इधर आएगा 100 और इधर 50 ही रहेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही आएगा, ठीक जी है। ठीक।
चलें जी। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, अब हम स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि ये हमने 500 ppm जो है वो सोडियम का स्टॉक सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर किया, जिसके अंदर हमने इतने मिलीग्राम NaCl डाला था और उसको 500 ml में बना दिया। अब इसके अंदर से कभी 1 ml वॉल्यूम जो है वो कम हो जा रहा है, तो इसकी क्या कंसंट्रेशन भी कम हो रही है साथ साथ? कोई आंसर कर सकता है इसे? नो सर, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, जस्ट वॉल्यूम जो उनसे कम हो, इफ आई एम जी नॉट रॉन्ग। जी, ये विकास विकास ने बताया आई थिंक। अर्शद जी, है सर। कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में इसको जब हम बनाते हैं, जी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम इसको बनाएंगे 500 ppm फॉर, हमने 500 ml में टोटल डिसॉल्व कर लिया ये 635.86 मिलीग्राम, ठीक है। इसको हमने शेक किया अच्छी तरह, और ये अब हमारे पास 500 ppm कंसंट्रेशन का जो है वो स्टॉक सॉल्यूशन बन गया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे से अक्सर स्टूडेंट का बनाते बनाते ये होता है कि वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि कहीं डालते हुए या उनसे गिर गया ये स्टॉक सॉल्यूशन को 5 ml गिर गया, तो वो इसमें और डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसको फिर पूरा कर देते हैं। तो इससे जो है वो फिर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने और उसको डाइल्यूट कर दिया। तो ये जो भी कंसंट्रेशन है वो आपकी एक बार अटेन हो गई, आपने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला के एक कंसंट्रेशन बना ली है। तो अब अगर उसमें से आप कितने भी ml आप ले रहे हैं, खुद से यूज कर रहे हैं या गिर गया है, तो जो रिमेनिंग है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही रहेगी। इसलिए जो है वो अगर कोई आगे पीछे उसमें गिर जाता है, यूजुअली ऐसे होता है कि जब ये बनाते हैं तो उस वक्त ही ये कोशिश करते हैं स्टूडेंट के पास, इसको जो है वो अब ये थोड़ा सा कहीं गिर गया है तो इसको हम दोबारा से फिल आउट कर लें, तो उससे कंसंट्रेशन फिर चेंज हो जाती है, उससे वो मोर डाइल्यूट हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस वजह से आप लोगों ने काफी स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है इसका, कि इसकी कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ये आखिरी ml तक अपना इस 500 ml में से लास्ट 1 ml भी रह जाएगा, तो उस 1 ml की कंसंट्रेशन भी 500 ppm सोडियम की ही होगी, ठीक है। उसमें उसी अमाउंट से जो है वो मौजूद होंगे उसके अंदर जो है सॉल्ट्स। जी, अब आप लोग अच्छा, 0 ppm जो है वो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड था, जिसको हम ब्लैंक भी कहते हैं, 0 ppm सोडियम या ब्लैंक, ये भी हमें चाहिए होता है। तो इसके अंदर हम तो ये हमारा ब्लैंक बन जाएगा, या इसको हम 0 ppm सोडियम भी कहेंगे। तो अब हमने बनाने थे स्टैंडर्ड्स, हमने बनाने थे 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30, 40, 50 और अप टू 100, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड्स हमने बनाने थे, तो ये अब आप लोग बना लेंगे स्टैंडर्ड्स। जी सर। जी सर, बना लेंगे। चलें जी। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड बन गए हमारे पास, तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि अब हम इन स्टैंडर्ड्स को करेंगे क्या, और हम कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रन करेंगे। हमारे पास 0 से लेके 100 तक स्टैंडर्ड्स हैं, हमने ये फॉर एग्जांपल प्रिपेयर कर ली हैं, ये मैं नीचे इसको लिख देता हूँ। और हमारे पास सैंपल भी मौजूद हैं। सैंपल 1 हमारे पास, हमने 3-4 सैंपल लेके आए हैं। सैंपल 1 हम कोई वाटर लेके आए हैं, टैप वाटर है हमारे पास, ठीक है। सैंपल 2 हम कोई एक और सैंपल लेके आए हैं, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है,
ठीक है, एक और हम सैंपल लेके आए हैं और वो जो है वो कैनाल वाटर ले आए। आपने कहा है कि ये एक पानी है, आपने टैप में से वाटर लिया है, आपने इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन को मालूम करना है। आपने एक और वाटर है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का वाटर था, आपने कहा कि इसके अंदर मैंने सोडियम की कंसंट्रेशन को मालूम करना है। एक और था वो कैनाल वाटर है, आपने कहा कि इसके अंदर मैंने सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करनी है। अब ये जो हमारे पास सैंपल 1 2 3 है, इस सोडियम, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल्स। सो अब हम इसमें सोडियम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम सैंपल्स में हमें सोडियम तो हमने मालूम करना है, अगर हमें पता होता तो हम फिर इसको करते ही ना। तो हमें जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन मालूम करनी है और ये हमारे सैंपल्स कहलाएंगे। और जिनमें हमें सोडियम की कंसंट्रेशन मालूम है, हमें पता है कि ये एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसमें 0 ppm सोडियम है, हमें पता है कि ये जो एक दूसरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है इसके अंदर 10 ppm सोडियम है, एक और ये जो स्टैंडर्ड है इसमें 20 है, इसमें 30 है। ये नॉन कंसंट्रेशन के जो सॉल्यूशंस हैं इनको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, और जो अननोन कंसंट्रेशन है जो कि हमने मालूम करनी है उसको हम सैंपल कहते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई अब आप लोगों को? रिपीट कर दें फिर से। अच्छा, अब हमने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, हमने 0 10 20 30 40 अप टू 100 जो है हमारे पास फ्लेम फोटोमीटर से हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है किसी चीज की, तो हम सैंपल लेके आए हैं। हम 3 सैंपल लेके आए हैं, टैप वाटर थी, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट का वाटर है, एक कैनाल वाटर है। अब हमें इन तीनों सैंपलों में पता करना है कि कितनी सोडियम की कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है, कितने ppm सोडियम जो है वो इसमें मौजूद है, ये हमने पता करना है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो सैंपल होते हैं वो अननोन कंसंट्रेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम सैंपल कहते हैं, और जो नॉन हो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि वो हमने खुद से प्रिपेयर किए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप टैप वाटर लेके आए हैं, उसके अंदर कोई भी सोडियम ना हो, 0 ppm हो, आपको नहीं पता, या उसके अंदर 50 ppm हो या उसके अंदर 2000 ppm हो, तो अभी तो आपको मालूम करनी है, इट मीन्स कि ये अननोन है, तो इसको हम फिर सैंपल कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे कहीं पे भी सैंपल का वर्ड यूज करेंगे तो इट मीन्स कि ये अननोन कंसंट्रेशन का जो आपने मालूम करना है वो है, और जहां पे भी हम स्टैंडर्ड का वर्ड यूज करेंगे तो इट मीन्स कि ये हमने खुद से बनाए हुए हैं और हमें इसकी कंसंट्रेशन मालूम है। जी, समझ लग गया यहाँ तक? जी, हैंड रेज कीजिएगा जिसको समझ आ गई है सारी। अभी तक 7 लोगों को समझ आई है, ये बाकी जितने भी लोग हैं वो हैंड रेज जो है वो नहीं करते। अच्छा जी, चलिए अब हम इसको, चलिए अब हमारे पास सैंपल भी आ गया है, हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है। अच्छा अनम, आई थिंक आपके इंटरनेट में इशू हो मे बी,
क्योंकि मेरे पास आई थिंक ठीक है, बाकी आवाज ठीक आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? जी वकार साहब को आवाज आ रही है सही मेरी? जी चलें ठीक है। अब हम जो है इसको जी चलें ठीक है, इसको मैं जो है अपलोड कर दूंगा उसके ऊपर। अच्छा इसको आगे अब हम लेके चलते हैं कि हमने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, हमारे पास सैंपल्स भी आ गए हैं। अब हमने इसको जो है वो रन कैसे करना है। जी इस पर 0 ppm के अंदर जो है वो कोई भी सोडियम नहीं होगी। इट मींस कि हम उसके अंदर सारा डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। 50 ml का 50 ml डिस्टिल्ड वाटर ही होगा, तो उसको हम 0 ppm या स्टैंडर्ड जो है वो फिर कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है वो हम इसको आगे लेके चलते हैं कि हम इसको रन कैसे करना है हमने फ्लेम फोटोमीटर पे। तो मैंने ये एक पिक्चर जो है वो बनाई, ये इसकी पिक्चर मैंने की है, ये मैं आपको यहाँ पे इसका बताता हूँ। अच्छा ये जो है इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम ऑन करते हैं। पहले यहाँ पे एक इग्निशन का बटन होता है, उसको जब हम ऑन करते हैं तो ये इसका जो फ्लेम है वो बन जाता है अंदर से। ठीक है, तो इसका फ्लेम हमारे पास बन जाएगा, और हमने यहाँ पे सोडियम के बटन पे क्लिक कर दिया कि हमने सोडियम को कैलकुलेट करना है, तो सब ये ऑन हो जाएगा। मींस कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इसको पीछे से ऑन करेंगे। इसमें एक इग्निशन का बटन होता है, उसको हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इग्नाइट होगा और फ्लेम बन जाएगा। और फ्लेम जो है वो जिस तरह आप कह लें कि मोमबत्ती के ऊपर जो फ्लेम है, इसके ऊपर एक ब्लू से कलर का फ्लेम जो है वो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, वो फ्लेम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, वो अंदर चल जाएगा फ्लेम। तो यहाँ पे हम सोडियम पे इसको करेंगे, तो इट मीन्स के हमें सोडियम की हम डिटेक्शन जो है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, ये यहाँ पे आपको एक इसकी नजर आ रही है, ये जो ट्यूब सी है, तो इस ट्यूब को हमने अपने सैंपल के अंदर डिप करना होता है। तो ये सैंपल भी खुद ही अपटेक करता है, ऑटोमेटिकली पीछे खुद ही लेके जाता है सैंपल, और फिर जो है वो यहाँ पे हमें रीडिंग दे देता है। सिंपल इसका प्रोसीजर होता है। हम यहाँ पे हम अपना कोई भी चीज रखेंगे लिक्विड में होनी चाहिए, तो उसके रीडिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे रीड आउट में आ जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले 0 जो हमारा ब्लैंक है उसको हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, हमने ब्लैंक को जिसके अंदर 0 ppm सोडियम है उसको हमने यहाँ पे रखना है, और उसकी रीडिंग यहाँ पे 0 आनी चाहिए। ठीक है, 0 ब्लैंक की रीडिंग जो है वो 0 आनी चाहिए। अगर वो 0 नहीं आ रही, वो फॉर एग्जाम्पल आ रही है 2 आ रही है, 3 आ रही है, या माइनस में आ रही है, या किस में भी आ रही है, तो हम यहाँ पे अप एंड डाउन का बटन मौजूद होते हैं। आपने उसको जो है वो अप एंड डाउन करके 0 कर देना है। आपने इस इंस्ट्रूमेंट को बताना है कि ये 0 है। ठीक है, वो कोई भी रीडिंग दे, आपने उसको 0 कर देना है, 0 पे सेट कर देना है। और आगे कैलिब्रेट का बटन होता है या सेट का बटन होता है, आपने इसको 0 पे सेट कर देना। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि 0 ppm या ब्लैंक जो है वो हमने उसको यहाँ पे रखना है, और उसकी जो भी रीडिंग आ रही हो, मे बी वो 0 ही आ रही हो, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आपने उसको अप एंड डाउन करके जो है वो 0 करके सेट कर देना है। ये आपने ले लिया लोएस्ट स्टैंडर्ड जो हमारा 0 था। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 100 ppm का लेना है। 100 ppm का जो हाईएस्ट आपके पास था स्टैंडर्ड, आपने वो यहाँ पे रखना है, और वो देखना है कि कितना वो अगर तो 100 आ रहा है तो ठीक है, आप उसको वहां पे सेट कर दे। अगर वो ऊपर नीचे आ रहा है, कुछ एरर हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के आते हैं,
जिसमें ये रीडिंग देगा 110 पे जा रही है, 120 पे जा रही है, या 94 आ रही है, या कितनी भी आ रही है, तो आपने उसको 100 पे खुद से सेट कर देना। ठीक है, आपने 100 पे करके उसको सेट कर देना। इट मीन्स कि आपने लोएस्ट वाला जो कि 0 था और हाईएस्ट वाला जो कि 100 था, आपने जो है वो इसको कर देना है। ये जो ओप्पो है ये किसका है, आ रहा है ऊपर, इन्होंने कैम भी ऑन कर लिया है। ये जो ओप्पो नाम से आ रहा है, ये कौन है आप? जी, मेरी आवाज आ रही है? ये जो ओप्पो नाम से एक हमारे पास स्टूडेंट आ रही हैं, ये कुछ स्टूडेंट है या वैसे ही आ गए हैं बीच में? चले, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ क्लास से। अच्छा जी, अच्छा अब हमने क्या किया कि हमने 0 ppm का किया और उसको हमने 0 कर दिया। हमने 100 ppm को किया और हमने उसको 100 पे जो है वो सेट कर दिया। ठीक है, तो इस वक्त ये जो है वो हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको कहते हैं कि ये कैलिब्रेट हो गया है। ये भी मैं आपको यहाँ पे हमने जो है वो स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख लिए और उसकी फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग जो है वो हमने यहाँ पे लिख लेनी है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड थे 0, 10, 20 और ये अप टू 100 हमारे पास स्टैंडर्ड थे। ठीक है, 0 को 0 सेट कर लिया है और 100 को हमने 100 सेट कर लिया है। यहां तक किसी को कोई बात समझ ना आई हो? जी वकास, समझ आ रही है आपको? जी सादिया मुश्ताक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये 10 स्टैंडर्ड बना लिए थे। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, हमने यहाँ पे 0 ppm जो कि ब्लैंक था उसको हमने यहाँ पे रखा। सैंपल को, ये जो ट्यूब सी है ये उसके अंदर हम डिप करेंगे, ये सैंपल को इनटेक कर लेगा। सैंपल को इनटेक करेगा तो हमें यहाँ पे रीडिंग जो है वो देना शुरू कर देगा उसके अगेंस्ट। और उसकी रीडिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 का है तो इसकी रीडिंग भी 0 आनी चाहिए। लेकिन अगर ऊपर नीचे आ रही है थोड़ी, तो उसको आप ऊपर नीचे जैसे सेट करके उसको कैलिब्रेट कर दें। फिर आपने सेम यही प्रोसीजर करना है 100 ppm वाले के साथ। आपने 100 ppm वाला लेना है, इसके अंदर डिप करना है और उसने अपटेक करना है, तो यहाँ पे रीडिंग उसकी 100 आनी चाहिए। अगर 100 नहीं आ रही है, 100 से ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो यहाँ पे अप एंड डाउन के बटन्स होते हैं, आपने उसको 100 पे लेके जाके सेट कर देना है। ठीक है, तो आपने 0 को और 100 को अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स जो है आपने सेट किया। तो फिर यहाँ पे ये देखें, मैंने अभी यहाँ पे रीडिंग्स लिखनी थी, तो मैंने स्टैंडर्ड की रीडिंग लिख दी 0 और जो 100 का ppm का स्टैंडर्ड था उसकी मैंने लिख दी 100। यहाँ तक मैंने पूछा, किसी को बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि अब बाकी सारे स्टैंडर्ड जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90, ये हमारे पास 9
8 9 स्टैंडर्ड जो है ये रह गए हैं। इनको अब हमने बारी बारी जो है वो इनकी जो रीडिंग्स है हम नोट करनी है। अब हमने 10 पीपीएम का स्टैंडर्ड यहाँ रखा और उसकी रीडिंग जो है वो हमने नोट करनी है। फॉर एग्जांपल वो 10 नहीं आ रही, वो 11 आ रही है, तो आपने नहीं है, आपने ये नहीं लिख उसको सेट नहीं करना, सिर्फ हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनको सिर्फ सेट करना है। बाकियों की आपकी जो भी रीडिंग आ रही है आपने लिख देनी है। अब 20 की आप कहें कि 20 पूरी आ रही है, ठीक है आप लिख दें। 30 की जो है वो 29 आ रही है, आप लिख दें। 40 की जो है वो 42 आ गई है, आप लिख दें, ठीक है। 50 की 53 आ गई है, आप लिख दें। वैसे जो रीडिंग आएगी आपने जो है वो वैसे ही लिख देनी है, ठीक है। तो ये पूरी पूरी भी आ जाती है, 70 की 70 आ जाए, 80 की 81 आ जाए, 90 की 92 आ जाए, ठीक है। तो ये हमें रीड आउट्स कहाँ पे हमें मिलेंगी, हम यहाँ पे जो है वो अपना स्टैंडर्ड पर्टिकुलर रखेंगे और ये जो यहाँ पे रीडिंग्स आ रही हैं यहाँ पे उसकी रीडिंग विद इन आप कह लें कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड के लिए रखते हैं या 10 सेकंड के लिए रखते हैं, तो वो वहां पे रीडिंग जो है वो आना शुरू हो जाती है और वो जैसे ही रीडिंग स्टेबल होती है तो हम उसको वहां पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने सारी रीडिंग्स जो है अपने स्टैंडर्ड्स की लिख ली हैं। यहां तक किसी को कोई बात समझ नहीं आई? चलें, अभी जो है वो इसके लास्ट मिनट जो है वो इसका चल रहा है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो नोट कर ले, हम उसको अपनी अभी नेक्स्ट चीज को चलाते हैं तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने फ्लेम फोटोमीटर का जो है मैं यहाँ से भी आपको ये सारा मेकिंग मेजरमेंट का पढ़ के भी अभी बताऊंगा, ताकि अभी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको उस वक्त समझ आती रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ तक अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है अपने। अभी नेक्स्ट दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया कि 0 पीपीएम का जो स्टैंडर्ड था उसकी 0 सेटिंग कर ली, हमारे पास जो 100 पीपीएम का स्टैंडर्ड था उसकी 100 सेटिंग कर ली। फिर हमने 10 का लिया, उसकी रीडिंग 11 आई, हमने अब सेट नहीं करना, हमने जो रीडिंग आई वो लिख देनी है। 20 की जो आई, 30 की जो आई, 40 50 60 70 80 90 जो जो रीडिंग्स हमारा फ्लेम फोटोमीटर हमें देता रहा हमने वो रीडिंग सारी नोट कर लेनी है। यहाँ तक किसी को बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, मे बी नेक्स्ट की जो क्लास होती है उसमें। Record.
Recording in progress. जी, इसको पूछना है कुछ। जी, CMS पे आप उसको ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिखी आ जाएगी जो आपकी असाइनमेंट है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम पहले जो है ये फ्लेम फोटोमीटर का जो हम कर रहे हैं इसको हम थोड़ा सा आगे तक कभी हम कर लें ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा जी, अभी हमने क्या किया कि 0 ppm का स्टैंडर्ड लिया, 0 पे उसको सेट कर दिया, 100 का लिया और 100 पे सेट कर दिया, और फिर 10 टू अप टू 90 जो है हमने जो जो रीडिंग्स आती रही हमने उसको नोट डाउन करते रहे। जी, यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सिबगा नीपू सर, आपने पहले मुझे उसमें से रिमूव कर दिया था, मुझे आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, मेरी तरफ थोड़ा सा शायद सिग्नल्स का इशू है, तो मैं सिबगा नीपू सेमेस्टर 1 से। अच्छा, तो वो आपका नाम ओप्पो आ रहा था और वही है आप जिसका ओप्पो आ रहा था नाम? जी सर, मैं वही हूँ सर, मैं नाम चेंज करती हूँ, शायद नाम का इशू है। नहीं, अब ठीक है, अब आपका नाम सही आ रहा है। उस वक्त ओप्पो आ रहा था और वो जो है वो मैंने तो पूछा भी था 2-3 बार, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने रिमूव कर दिया। चलें, अब आप अपना साइलेंट रखें, इसको माइक ऑफ रखें ताकि जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो बाकियों के लिए। तो अभी हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो कर लिए हैं। पहले हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, एक सॉल्ट से हमने स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, फिर उस स्टॉक सॉल्यूशन से हमने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए। अब उन स्टैंडर्ड्स को हम जो है वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट है फ्लेम फोटोमीटर उसके ऊपर हम इसको रन कर रहे हैं। यहाँ तक आप में से किसी की कोई बात समझ ना आई हो या कोई पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है। चलिए, अब हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसकी मेकिंग अ मेजरमेंट में क्या लिखा हुआ है। अभी इसके आगे जो प्रोसेस है वो फिर मैं बाद में आपको आगे बताता हूँ, यहाँ पे हम पहले एक बार पढ़ लें। सबसे पहले लिखा है कि प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स एंड सैंपल सॉल्यूशंस। ये हमने स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर कर लिए और सैंपल्स हमने वाटर के सैंपल लिए थे, तो वो हमारे पास प्रिपेयर्ड ही होते हैं ऑलरेडी। या सिंपली हम उसको डिस्टिल वाटर जो फिल्टर पेपर है उसे फिल्टर कर लेते हैं पहले। अच्छा, पावर Recording stopped. Recording in progress. जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर। यस सर। आई थिंक के थोड़ा सा इशू हो गया था नेट का भी, ये रीस्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, अच्छा अब हमने जो है वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए और ये यहाँ से अभी हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहला स्टेप जो आपके इसमें लिखा है वो है प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स एंड सैंपल सॉल्यूशंस। तो आपने स्टैंडर्ड भी प्रिपेयर कर लिए कैसे करने थे और सैंपल जो है वो भी आपने देख लिए। जी, स्क्रीन शो हो रही है?
चलिए मैंने ऑन कर दी। अच्छा जी, अब जो है वो प्रिपेयर स्टैंडर्ड एंड सैंपल सॉल्यूशंस। आपने जो है वो स्टैंडर्ड और सैंपल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। स्टैंडर्ड आपने कैसे बनाए? स्टार्ट में आपने पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाए। ठीक है, तो आपके स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो गए। सैंपल आपने कैनाल वाटर लिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट का वाटर लिया, आपके सारे वाटर सैंपल थे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ हम जो है वो फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं, ताकि कोई जो है वो डेब्रिस वगैरह बीच में जो है वो ना जाए। तो इसलिए हम इसको जो है वो सिंपली फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, तो हमारा सैंपल जो है वो भी प्रिपेयर हो गया। फिर उसके बाद स्टेप 2 पे हमने जो है वो पावर ऑन करना है इसको अकॉर्डिंग टू मैनुअल, जिससे मैंने आपको बताया कि इसमें हम इग्निशन ऑन करते हैं। और उसके बाद जो है वो हम जिस भी चीज को हमने सोडियम का करना है या उसका करना है, तो हम उसको पोटेशियम का हम उसके ऊपर इसके डिटेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने सोडियम का करना है, तो हम इस पे सोडियम को जो है वो सेट कर देंगे। फिर उसके बाद थर्ड है कि सेट ब्लैंक विद द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर सैंपल्स एंड स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, दिस इज यूजुअली डीआयोनाइज्ड वाटर। अच्छा जी, तो अब हमने ब्लैंक को सेट करना है। जिस तरह हमने 0 ppm का वो ब्लैंक था, उसको हमने 0 पे जो है वो वहां पे सेट कर देना है। ठीक है, तो हम इसको डिस्टिल्ड वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर, इन दोनों में से जो भी हम ले सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में इसका जो ब्लैंक था उसको हमने 0 कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया? एस्पिरेट द टॉप स्टैंडर्ड एंड एडजस्ट द डिस्प्ले टू द रिक्वायर्ड रीडिंग। उसके बाद हमने टॉप स्टैंडर्ड लिया जो कि हमारा 100 ppm का था। हमने उस 100 ppm के स्टैंडर्ड को लिया और हमने देखा कि हमारी रीडिंग जो है वो रिक्वायर्ड वो 100 आ रही है, 100, 2, 3, 4 जितनी भी आए हमने इसको भी सेट करना है। हमने जो 100 वाली रीडिंग है इसको भी हमने एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद क्या है कि रीचेक द ब्लैंक एंड स्टैंडर्ड सेटिंग्स। उसके बाद आप इसने यहाँ पे एक और पॉइंट डाला है कि हम दोबारा से ब्लैंक को भी चेक कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये 0 पे ही सेट हो चुका है। तो जब हम 100 पे करेंगे उसके बाद दोबारा से 0 पे चेक करेंगे, तो वो चूंकि अभी हम सेट कर चुके हैं तो वो 0 ही आएगा। और अगर फिर नहीं आता तो फिर हम उसको दोबारा से सेट कर देंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है? एस्पिरेट द प्रिपेयर्ड स्टैंडर्ड्स इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड रिकॉर्ड देयर स्टेबल डिस्प्ले रीडिंग्स। अब हमने सैंपल्स वहां पे रखते जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले हमने 10 का रखा, फिर उसकी रीडिंग आ गई वो हमने नोट कर ली, फिर 20 का, फिर उसकी नोट कर ली वो जो आ गई, फिर 30 का, 40 का, 50 का, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 100 की तो 100 सेट की हुई है हमने और 0 की 0 सेट की हुई है। तो हमने इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन में जो जो उसकी डिस्प्ले पे रीडिंग्स आ रही हैं वो हमने वहां पे जो है वो देख लेनी है। यहां तक हम जो है वो इसको कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका एक ग्राफ बनाना है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है जी। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछनी है यहाँ तक तो वो पूछ ले। जी समझ आ रही है? हैंड रेज कीजिएगा। आगे चलें फिर। अच्छा, अब हमने ग्राफ जो है वो बनाना है। ठीक है, अब हमने ग्राफ जो है वो बनाना है। अब हम इसका जो है वो लीनियर ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे। और वो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो ऐसे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक तरफ स्टैंडर्ड है, एक तरफ हमारी फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स हैं। हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया और जो है ये इसको ऊपर जाएगा।
एक मिनट, ये जो आ रहा है ना आपके जूम का, उसकी वजह से इसके बटन्स प्रेस नहीं हो रहे। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते। हाँ जी, अच्छा, अब हमने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमने जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट से हमने जाना है जो सिंपल हमारा जो है वो ग्राफ आएगा। हमने स्कैटर ग्राफ में चले जाना है और सबसे पहला जो है वो हमने सिलेक्ट कर लेना। तो ये हमारे पास ग्राफ जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब ये ग्राफ है हमारे पास और ये उसकी रीडिंग्स हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है और ऐड ट्रेंड लाइंस हमने करनी है। डिस्प्ले इक्वेशन और आर स्क्वायर वैल्यू ये दोनों ऑन कर देनी है। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ गई 0.99। इट मीन्स के हमारे जो स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट हैं। अगर आपके इस आर स्क्वायर की वैल्यू 0.95 से नीचे होगी तो इट मीन्स के आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने सही नहीं प्रिपेयर किए। उनमें से कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी रीडिंग सही नहीं है, ठीक है। तो उनको फिर आप चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ कि आपने 30 का स्टैंडर्ड बनाया लेकिन उसकी रीडिंग जो है वो 60 आ रही है, ठीक है। तो अब ये देखें, तो ये 60 आ रही है, ये बिल्कुल जो है वो यहाँ पे चला गया है साइड पे। तो इट मीन्स कि ये आपका स्टैंडर्ड ये वाला ये स्टैंडर्ड जो आपका 60 वाला है ये सही नहीं है। तो इसको हम फिर रिपीट करेंगे, यहाँ देखेंगे क्योंकि इसमें कहीं गलती से जो है वो ज्यादा चले गए। तो अब आपका जो 0.99 आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आपके स्टैंडर्ड्स हैं। इसके बाद जो आएगा वो जो एक इक्वेशन आ जाएगी आपका जो y है, y एक्सिस पे आपके जो आ रहे हैं वो हैं स्टैंडर्ड्स। अभी इसको हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं नीचे। .6818। अच्छा चलिए अभी इसको बाद में करते हैं। यहां तक आपको समझ आ गई है इसकी? ये हमने एक इक्वेशन जो है वो लीनियर ग्राफ हमने बना लिया, स्टैंडर्ड और उसकी रीडिंग, इसके अगेंस्ट हमने लीनियर ग्राफ बना लिया और एक हमने इक्वेशन जो है वो ले ली। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सैंपल जो है वो S1 था हमारे पास, S2 था और S3 था। इन तीनों सैंपल्स जो हैं इनकी भी हमने रीडिंग ले लेनी है। अब सैंपल की रीडिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गई, एक की आ गई 49, एक की आ गई 150, एक की आ गई जो है वो 88, ठीक है। ये इनकी रीडिंग्स आ गई। तो अब हमने चेक करना है कि इसके अंदर कितने ppm जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब कईयों की रीडिंग्स जो है हमारे सैंपल्स की वो फॉर एग्जांपल 500 आ गई रीडिंग, 508। अब हमने इनकी रीडिंग्स को जो है वो विद इन 0 to 100 जो है वो ही रखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डाइल्यूट करेंगे। तो उसका हम बाद में भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ज्यादा रीडिंग आ जाए तो फिर क्या करते हैं, अदरवाइज आपको ये भी पता नहीं चलेगा। अभी हम सिंपल जो है वो
इसको विद इन 100 ही हम रखते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारी रीडिंग जो है वो विद इन 100 ही आ रही है। अगर ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपकी 200 आ रही है तो आप उसमें 5 ml सैंपल ले लें, 5 ml वो ले लें, तो 10 ml आपका, इट मीन्स कि आपने 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया उसको। आप उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और फिर उसका डाइल्यूशन फैक्टर लगा देते हैं, एंड पे जो आंसर आता है वो अभी हम बाद में करेंगे। तो अभी आपको ये सिंपल जो है, मैंने 3 सैंपल लिए, ये तीनों सैंपल्स की रीडिंग जो है वो आना शुरू हो गई। इसमें किसी को कोई बात पूछनी हो? सैंपल की हमें जो कंसंट्रेशन है वो नहीं मालूम, लेकिन हम रीडिंग्स तो उनकी ले सकते हैं। हमने उन सैंपल्स को 1 बाय 1 यहाँ पे पुट किया, सैंपल 1 रखा, जितनी भी रीडिंग आई हमने यहाँ पे नोट कर ली। फिर सैंपल 2 रखा, जो रीडिंग आई हमने नोट कर ली। फिर सैंपल 3 लिखा, जो रीडिंग आई हमने नोट कर ली। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई बात पूछनी हो? ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है, ये ऊपर ही लिख दिए हैं। हमारे पास x एक्सिस पे जो है वो स्टैंडर्ड के ppm कंसंट्रेशन है, y एक्सिस पे हमारे पास जो है वो फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स हैं। अब हमारे पास जो है वो हमने स्टैंडर्ड्स को रन किया, फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स ले ली, फिर हमने सैंपल्स को रन किया 1 2 3 और हमने उसके अगेंस्ट जो है वो रीडिंग्स जो आई थी वो हमने ले ली। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। अब हमने इसके अगेंस्ट जो इनके कंसंट्रेशन आएंगी उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो हम करेंगे इस फार्मूले से, ये जो हमें इस इक्वेशन में मिला है कि y इज इक्वल टू 1.0064 x प्लस 0.6818। इट मीन्स कि अगर तो हमने y की मालूम करनी होती ना तो हम डायरेक्टली, और x की वैल्यू हमें मालूम होती तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इसमें प्लस कर देते, तो हमारे पास जो है वो y की रीडिंग आ जानी थी। अब हमारे पास तो y की रीडिंग्स मौजूद हैं, हमने इस y से x को फाइंड आउट करना है, फिर ही हमारे पास सैंपल्स की कंसंट्रेशंस मालूम आएंगी। तो फिर हमने इसको जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो y आ जाएगा माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 0.6818 और डिवाइडेड बाय, ये जब उधर जाएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 1.0064 इज इक्वल टू x। ये x इधर रह गया सिर्फ, बाकी हम उधर ले गए हैं। अब ये क्या हुआ कि y माइनस हो गया उधर जाके, और ये जो है ये डिवीजन में चला गया क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन में था। तो अब x इज इक्वल टू, अगर हम इसको सीधा करके लिखें तो आएगा x इज इक्वल टू y माइनस 0.6818 divided by 1.0064। जी, यहां तक किसी को कोई बात पूछनी हो? जी फातिमा। यस सर, आ रही है समझ। अच्छा चलें, अभी हम उसको आगे मजीद करते हैं। अब हमने इसको मालूम करना है x को, क्योंकि हमने ये x की फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पे डाल देते हैं ये फार्मूले को।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास y है वो ये है, y माइनस हमने करना है 0.6818 और इसको फिर हमने डिवाइड करना है 1.0064 से। तो इसके अंदर 48.32 जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो होगी। ये हमारी सर ये 48 वाली समझ नहीं आई है, फिर बता दें। अच्छा, ये 48.32 होगी, इसकी 55.32, इसकी 87 पॉइंट। अब ये कैसे है कि हमने y, ये जो हमारी इक्वेशन निकली थी कि अगर हम इसमें हमें एक चीज मालूम हो, अगर हमें y एक्सिस की कोई वैल्यू मालूम हो तो हम x एक्सिस की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें x एक्सिस की पता हो कोई तो हम उससे y वैल्यू निकाल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड, और ये बनी किससे है, x और y दोनों के जो स्टैंडर्ड हमारे पास मौजूद थे उससे ये बने। अब हमारे पास जो सैंपल थे उसमें हमें x मालूम नहीं है, जो कि उसके स्टैंडर्ड की ppm की कंसंट्रेशंस हैं, उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है वो मालूम नहीं है। फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स हैं हमारे पास, क्योंकि हमने फ्लेम फोटोमीटर से रीडिंग्स ले ली। तो अब हम इस ग्राफ से उसी जो उसकी ग्राफ की इक्वेशन आई है उसको हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू ये है, और फिर हमने उसको जब सॉल्व किया तो वो x इज इक्वल टू y माइनस 1.0064 डिवाइडेड बाय 0818 डिवाइडेड बाय 1.0064, ये हमारे पास रीडिंग जो है वो आ गई। अब हम इसके अंदर x हमने मालूम करना है, y हम पुट करेंगे। अब अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, आप लोग करके देख लें बेशक, 49 यहाँ पे आप पुट करें माइनस 0.6818 डिवाइडेड बाय 1.0064, तो उसका आंसर आ जाएगा 48.32। फिर हमारे पास S2 था, उसकी y थी 55, तो यहाँ पे y की जगह 55 पुट करें और आगे ये इसको सॉल्व करें, इसका आंसर ये आ जाएगा। और अगर y की 3 थी 88 थी, तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 180 होती तो उसका भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ जाना था, जितना भी उसका अकॉर्डिंग टू दिस सैंपल। तो ये अब हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन, अब हमें यही पता चलेगा कि S1 जो है, जो सैंपल 1 था उसके अंदर 48.32 ppm थी, जो सैंपल 2 था उसके अंदर कितनी ppm जो है वो सोडियम मौजूद थी। जी, इसमें किसी को कोई बात समझ ना आई हो, इसको भी हम यहाँ पे आगे पढ़ भी लेते हैं हमारे जो लास्ट से। इसमें क्या है कि एस्पिरेट द अननोन सॉल्यूशन एंड रिकॉर्ड द स्टेबल डिस्प्ले रीडिंग। अच्छा, अब आपने क्या करना था, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्प्ले अगेंस्ट स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑन लीनियर ग्राफ पेपर। तो इन्होंने पेपर के ऊपर कहा हुआ है, हमने इसको एक्सेल के ऊपर बनाया है ताकि हमें जो है वो पता चल जाए। पेपर के ऊपर भी आप इसको ग्राफ बनाएं, फिर आपको यहाँ पे अगर 49 आ रही है, यहाँ पे लाइन लगाते हैं और फिर उस लाइन से ऐसे करके नीचे देखते हैं कि उसकी x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपको विद इक्वेशन एक्सेल पे आपको पता चल जाता है कि अगर x की इतनी है तो y की कितनी होगी, और अगर y की इतनी है तो x की कितनी होगी। तो इसमें फिर हमने क्या करना है कि प्लॉट कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया, फिर हमने एस्पिरेट अननोन सॉल्यूशन, जो हमने सैंपल के सॉल्यूशन थे उसकी रिकॉर्डिंग को, उसकी जो स्टेबल रीडिंग है उसको ले लिया, फिर डिटरमिन द सैंपल कंसंट्रेशन बाय इंटरपोलेशन फ्रॉम द कैलिब्रेशन प्लॉट। अब हमने इस जो हमारा ग्राफ था इससे हमने फिर सैंपल की रीडिंग्स जो है वो कैलकुलेट कर ली, और फिर एट द लास्ट जो है वो ऑपरेट द डिटरमिन द सैंपल कंसंट्रेशन, और हमने सैंपल की कंसंट्रेशन मालूम कर ली। उसके बाद आप इसको शट डाउन कर दें। ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, आपने जो रिक्वायर्ड आपके रिजल्ट्स थे वो आपने ले लिए कि आपकी
इतनी इतनी आपकी रीडिंग्स थी या उसके अगेंस्ट इतनी कंसंट्रेशन जो है वो आ गई है। जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है। सर मैंने पूछना था कि जब आपने कहा कि y की वैल्यू 49 लगाएंगे तो 48.32 आ जाएगी, सर x की कौन सी वैल्यू लगाएंगे? एक्स की तो लगानी नहीं है, एक्स की तो फाइंड आउट करनी है ना। ये फार्मूला हमारे आपने पास कहा आ ना गया है, y मैं इसको बड़ा हो तो x आ जाता है और x हो तो y, तो हाँ इसके जी वाई हो तो ये देखें x इज इक्वल टू वाई माइनस 0.6818 डिवाइडेड बाय 1.0064। ये हमें यहां से मिली है। इसी जो हमने स्टैंडर्ड्स का एक ग्राफ बनाया उसकी हमें इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब हमने x की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूं। इज इक्वल टू y पे आपने डाल देना है 49। 49। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी जो x की रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 48.32। ठीक है, तो ये जो रीडिंग आई है ये उसकी ppm NA कंसंट्रेशन है। इतने ppm सैंपल 1 में जो है वो थे, फिर सैंपल 2 में कितने थे 149.32 और इसमें 87.32। ठीक है, यस सर, ठीक है सर। अच्छा ये हम पहले इसको जो है वो ग्राफ्स की सूरत में करते थे। उस ग्राफ में यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में सारे एक्स एक्सिस की वैल्यूज और वाई वैल्यूज यहाँ पे एक्स एक्सिस की डालते हैं, यहाँ पे वाई की डालते हैं। वो छोटे छोटे डब्बे जो होते हैं उनको गिन के फिर आप यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, और फिर आप ये एक लाइन जो है वो बना लेते हैं। फिर आपके पास चूंकि y की वैल्यूज आ गई हैं आपके सैंपल के फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग से, आपने यहाँ पे देखना है कि 49 यहाँ पे बनता है। फिर आप वो स्केल रखते हैं और फिर उसके अगेंस्ट नीचे को जो एक्स एक्सिस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं कि हमने y की वैल्यूज हमने पहले x और y के अगेंस्ट एक प्लॉट किया ग्राफ। ठीक है, उनकी वैल्यूज हमें मालूम थी और फिर हमने फिर y की वैल्यू हमें पता थी, हमने उसके अगेंस्ट उसकी x की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की। तो ये हमने थ्रू इक्वेशन किया क्योंकि हमने एक्सेल पे बनाई, इसने हमें इक्वेशन बता दी। अब उस इक्वेशन पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके अंदर हमने ये इक्वेशन हमें मिल गई जिसमें थी x इज इक्वल टू वाई माइनस 0.6818 डिवाइडेड बाय 1.064। तो इसमें ये हमने डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे लगा दिया। 49 हमारी आई थी y की वैल्यू, तो उसमें हमारी x की वैल्यू इतनी बन जाएगी, ये इसकी इतनी कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब हम इसको एक्सेल पे इसलिए करते हैं कि ये विद इन सेकेंड्स हमें जो है वो रीडिंग्स जो है वो दे देता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास सैंपल यहाँ पे तो 1 2 3 है, हमारे पास 500 सैंपल हो तो आपको एक एक का अभी मैंने यहाँ पे 23 जो है वो सैंपल बना दिए। अब आपके जो फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग्स थी वो डिफरेंट थी। ये वो यहाँ पे 120 आ रही है, किसी की 44 आ रही है, किसी की 82 आ रही है, किसी की 66 आ रही है, किसी की 245 आ रही है, किसी की 222 आ रही है। ठीक है, किसी की इतनी आ रही है। ये डिफरेंट आ सकती है ना, कोई भी आपने इतने ज्यादा सैंपल आप लेके आए हैं तो ये डिफरेंट जो है वो सर जब 100 से अबव आएंगी तो वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभी आप इसी तरह ही करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी आप इसी तरह ही इसको आपने, अब हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं, मैंने ये फार्मूला इसके अंदर ही फिट कर दिया था, तो इसलिए अब हम सिंपली इसको हम करेंगे तो हमारे पास सारों की रीडिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी कि इतने इतने कंसंट्रेशन मौजूद है। अच्छा, जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कर रहे हैं और हमें एग्जैक्ट बिल्कुल वैल्यूज चाहिए, तो फिर जब 100 से ऊपर जाती है, चूंकि हमारे सैंपल्स 100 तक हैं स्टैंडर्ड, तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको डाइल्यूट कर लेती हैं फॉर मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर ये 120 आ रही है तो जो S4 का सैंपल होगा, S4 के सैंपल को हम जो है वो डाइल्यूट कर लेंगे।
डाइल्यूट कैसे करेंगे कि इसको हमने 5 टाइम्स जो है वो डाइल्यूट कर लेना है। हमने 5 ml इसका ले लेना है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 5 ml हमने इसका ले लिया, 5 ml उसका ले लिया, तो इट मीन्स कि ये हमने 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, तो या हम 1 ml इसका ले लेंगे और 9 ml डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे सैंपल का, तो ये 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गई। तो अब हमने इसकी डाइल्यूशन कर ली, तो इसका जब डाइल्यूशन करने के बाद इसका जाहिरी बात है इसकी जो भी है वो कम आएगी, वो फॉर एग्जांपल आ गई 12। ठीक है, 10 टाइम्स डाइल्यूट करने के बाद इसकी रीडिंग आ गई 12। तो फिर हम इसकी जो भी रीडिंग आएगी इसको हम आगे फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, क्योंकि हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया हुआ था, फिर हम एंड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रीडिंग तो इसकी 11 आ रही होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल जो कंसंट्रेशन है वो 113 है, क्योंकि ये डाइल्यूटेड सैंपल था। हमने 5 टाइम डाइल्यूट किया, 4 टाइम किया, 10 टाइम किया, 20 टाइम किया, जितने भी टाइम हमने डाइल्यूट किया उतने टाइम हमने इसकी फिर एंड पे उसको उतने से ही मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जिसकी रीडिंग्स 100 से ज्यादा आ रही हो तो हम उसको पे ये डाइल्यूशन करके फिर दोबारा से उसको ले लेते हैं, तो इससे फिर हमें मोर एक्यूरेट रीडिंग जो है वो मिलती है। अदरवाइज जो 200 तक है या 250 तक है वैसे भी हम रीडिंग ले सकते हैं। अगर किसी की जिस तरह ये मैंने लिखे हैं 600 आ रही है, 500 आ रही है, तो इनको हम कोशिश करते हैं कि डाइल्यूट कर लें और विद इन दी रेंज इनको लेके आए। जी, अब समझ लगी आपको? जी, हैंड रेज कीजिएगा किसको समझ आ रही है इसकी। सर जितनी बार डाइल्यूट करते हैं उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है? जी जी, जितने टाइम्स डाइल्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 ml सैंपल का लिया और 9 ml आपने वाटर डाला, इट मींस कि आपने 10 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर लिया। आपने 2 ml लिया, उसके अंदर डाल लिया, आपने उसको 9 टाइम्स डाइल्यूट कर लिया। तो इसमें फिर जितनी डाइल्यूशन आपने किया, फॉर एग्जांपल आप 5 टाइम डाइल्यूट कर रहे हैं, 5 ml सैंपल लें, 5 ml ही डिस्टिल्ड वाटर लें, 5 टाइम्स डाइल्यूशन हो गई है, तो अब आपने इसको जो है वो फिर एंड पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें। जितने भी आपने जो है वो डाइल्यूशन की है उसके अंदर उतने एंड पे उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी। अभी आप इतना डीप ना जाएं, क्योंकि आप कौन सा अपने रिसर्च के पर्पस के लिए कर रहे हैं, डाइल्यूशन फैक्टर्स पे इधर तक ना जाएं। अभी आप सीधा सीधा रहें कि बस जो रीडिंग आई है आपने उसको वैल्यू में पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, अभी डाइल्यूशन फैक्टरों को छोड़ दें आप, ये फिर बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो डीप हो जाएगा। ये जब आप किसी अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कर रहे होंगे तब आपको इसका जो है वो खुद ही आप पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी आप सिर्फ ये ग्राफ देखें। ग्राफ हमने बनाया है स्टैंडर्ड्स का और जो फ्लेम फोटोमीटर की रीडिंग आई। अब ये स्टैंडर्ड और इसके अगेंस्ट जो भी रीडिंग आ गई हमने एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जितने भी सैंपल्स थे ये सारे एक्स हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके अगेंस्ट जो वाई है वो तो हमें पता चल रहा है, अब हमने इस वाई से एक्स को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास आ गया है और हमने उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया है, और उसकी जो वाई है वो हम चेंज करते रहेंगे। इसके अंदर वाई चेंज होती जाएगी और हमारी वो रीडिंग्स जो है वो आती रहेंगी। फॉर्मूला सेम रहेगा सबका, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड जो है वो सेम थे। जी, किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकता है। इसको आप लोग जो है वो एक बार ट्राई करें, नेक्स्ट वीक तक इसको चेक करें। ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ये जो भी हमने ये बनाई है फाइल। बाकी जो हमने स्टैंडर्ड्स किए हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जो है वो इसको देखें, और अगर आप में से किसी को नहीं समझ आई होगी तो हमारी जो ऑन कैंपस क्लासेस होंगी उसमें हम इसको रिपीट करेंगे। एक अपनी जो क्लास है उसमें सारा इसको रिपीट करेंगे, ताकि किसी का इंटरनेट का इशू आ जाता है, किसी का कोई मसला आ जाता है तो ये फिर समझ नहीं आती, तो इसमें हम उसमें भी इसको करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह इनका पता चल जाए। उसके अलावा अगर अभी किसी का कोई बात पूछनी है, आज हमने
स्टैंडर्ड से इसको बनाए या स्टैंडर्ड्स बनाए, फिर हमने जो है वो उसको प्लॉट किया, ग्राफ किया, और फिर हमने आगे इसको फाइंड आउट किया। जी चलिए ठीक है, उसको हम देख लेंगे। बस अब आप इसको समझने की कोशिश करना, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ चीजों का, तो वो जो है वो इसमें हो जाएंगी। जी मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर दूँ, क्योंकि उसके फाइल साइज ज्यादा होता है, तो होपफुली मैं 1-2 दिन में इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड कर दूंगा सारी। जी अच्छा, अब जो आप में से एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं असाइनमेंट का, आप लोग अपने जो उसके अंदर जाएंगे वहां पे असाइनमेंट का आ रहा होगा, आप उसको ओपन करें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या असाइनमेंट है। आई थिंक कि कोई मैंने वो दिया था आपको, क्वेश्चन था कोई स्टैंडर्ड्स प्रिपरेशन के हवाले से। देख लेते हैं कौन सी थी। ये क्वेश्चंस हैं आपके 1 और 2, ये आप उसको ओपन करेंगे तो क्वेश्चंस आपके ऑन हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। फिर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर आप वहां से उसको देख सकेंगे। ये देखिए ना, जिस तरह मैं यहाँ पे ये ओपन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो ये ओपन हो रहे हैं सामने। आप अपने पे करेंगे, ये क्वेश्चंस को आप वर्ड की फाइल में लिख लें, ठीक है। तो उसको जो है फिर आपने सबमिट में जाके सबमिट कर देना है। इसकी लास्ट डेट है 22 अप्रैल, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक तक आपके पास टाइम है, आप इजीली इसको करें और जो है फिर इसको अपलोड कर दें। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। जी फायजा, आपका कोई क्वेश्चन है? चलें जी, चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह आप इसको करिएगा खुद से प्रैक्टिस, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की, स्टॉक प्रिपरेशन की, और फिर हम ये जो ग्राफ है इसके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके बड़े इजी हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Recording